हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। हमारी सीरीज चल रही है जहां पे हम ल्यूसेंट को MCQs के फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ फैक्ट्स पे ही नहीं बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी लेके चल रहे हैं। इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों क्लियर हो जाएं जब पॉलिटी की बात आती है, क्योंकि पॉलिटी की अगर बात की जाए तो इसमें फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर हम स्टेट PSCs की बात करें तो प्रीलिम्स थोड़ा सा फैक्चुअल बेस पे आता है, पर जब मेंस की बात आती है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होती है, और अंडरस्टैंडिंग में आप तभी पास हो पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो ये हमारी सीरीज चल रही है। सीरीज में शायद ये हमारी 13वीं या 14वीं वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि आपने जितने भी पहले वीडियोस आए देखे होंगे, नहीं देखे तो जरूर से देख लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और क्वेश्चन को मैं पढ़ूं उससे पहले बताऊं, ये बोलूंगा मैं कि आप कमेंट जरूर करिए। मैं बार बार कहता हूं कि जो भी आपके डाउट्स हुआ करें या जो भी मैं आपको टास्क देता हूं इस वीडियो के दौरान, उन्हें कमेंट्स में पिन डाउन किया करें, क्योंकि कमेंट्स को मैं मॉनिटर करता हूं। अक्सर मैं जितने भी आपके कमेंट्स आते हैं उनको मैं देखता हूं। कोई भी डाउट हुआ करे आप बताया करें, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब आप कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि ये जो सीरीज है, जो मैं सीरीज लेके आ रहा हूं, कितनी ज्यादा आपके लिए यूजफुल हो रही है और आपकी प्रिपरेशन का लेवल इस वक्त क्या है। तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर डज नॉट इंक्लूड, पूछ रहा है कि इन चार में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन नहीं रहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि नॉट इंक्लूड ये जो टर्म रहता है ना, इसको हमेशा ध्यान दिया करिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, नॉट इंक्लूड, ये सारे ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप लोग बहुत जल्दी जल्दी में मिस कर जाते हैं। आपने पढ़ा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड, अब नॉट पढ़ा ही नहीं, मार के आ गए, खूब इंजॉय कर रहे हैं कि बड़ा आसान क्वेश्चन था। फिर जब घर आते हैं चेक करते हैं, समझ में आता है अच्छा नॉट तो छूट गया। अब नॉट छूट गया, उसके चक्कर में आपने गलत ऑप्शन लगा दिया, ऑप्शन गलत, क्वेश्चन गलत हो गया, नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो इस वजह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, नॉट इंक्लूड, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा। तो कह रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स बिल्कुल होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स बिल्कुल होते हैं, मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो ये भी होते हैं, और कैबिनेट सेक्रेटरी ये नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होते हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है। ठीक है, अगर कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करें तो सिविल सर्वेंट की हाईएस्ट पोस्ट की बात की जा रही है। तो अगर आपको ये तीन नहीं भी पता है, अगर सपोज करें आपको नहीं पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कंपोजिशन क्या होता है और ये क्वेश्चन आ गया है, तो आप लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट हो नहीं सकते, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी आपके आपके ब्यूरोक्रेसी के पार्ट है। ठीक है, सिविल सर्वेंट है, हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफिस पोस्ट है ये, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यही आंसर आपका जो है वो CO में इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर आपको इनकेस ये नहीं पता है तो आप इस तरह के लॉजिक से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है कि प्रीलिम्स आपको क्रैक करना है, चाहे वो UPSC हो चाहे वो स्टेट PSCs हो, आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे हो, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस वजह से जो आपको ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है, उसके बाद आपको अपने लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके चलते आपको स्मार्ट गेसेस लगाने पड़ेंगे। और वो तभी आप लगा सकते हैं जब आप एकदम कूल होंगे, कंपोज होंगे। एग्जामिनेशन हॉल में जब भी जाएं, कूल होकर जाएं, कंपोज होकर जाएं। जितना ज्यादा आप कूल रहेंगे, जितना ज्यादा आप टेंशन फ्री रहेंगे, उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उतने अच्छे से लॉजिक को अप्लाई करेंगे, और उतना इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व करके सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? The union cabinet is personally responsible to राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा ओनली, द इलेक्टोरेट। तो इसका आंसर है आपका लोकसभा। कभी कभी ऑप्शन में आपका पार्लियामेंट भी दे दिया जाता है, तो पार्लियामेंट मत मार करके आना जाना भाई। ठीक है, जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो अकाउंटेबल होते हैं या डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। क्लियर है? तो अगर पार्लियामेंट दिया, लोकसभा भी दिया है, तो लोकसभा ही मारना है, पार्लियामेंट टिक करके मत आइएगा। क्लियर हो गया? आसान सा क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चंस कवर भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। अब इसमें से कह रहा है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के कौन कौन से पार्ट होते हैं, यानी कि अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात आ रही है तो उसमें से कौन कौन से ऑफिसर्स जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि स्टेट PSCs में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये स्टैटिक क्वेश्चन का पार्ट है, और बहुत ज्यादा करंट में नहीं रहता, तो इसलिए क्या करते हैं लोग अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस छोड़ देते हैं, मिस आउट कर देते हैं। तो हमारी सीरीज यही है, जो सीरीज में लेके आ रहा हूं उसमें यही है कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन है वो तो हम कवर कर ही रहे हैं, पर साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप मिस आउट कर जाते हैं या आप उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनको भी मैं इंडेक्ट किया हूं ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। अगर आपको पता है तो आप एक बार रिवाइज कर लें, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको जानकारी हो जाए कि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर क्या है। क्लियर हो गया? तो अगर हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इट इज अंडर पार्ट 5। ठीक है, इट इज अंडर पार्ट 5, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक ये आपका एक्सप्लेन करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन रहते हैं? आपके प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, देन वी हैव द प्राइम मिनिस्टर, देन वी हैव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड लास्ट वी हैव
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI। क्लियर हो गया? ये 5 जो हैं, ये 5 ऑफिसर्स जो हैं वो आपके फॉर्म करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन हो गया? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ आपका किस पार्ट में आता है? इट इज अंडर पार्ट 5। कभी कभी इस तरह पार्ट वाइज क्वेश्चन पूछ लेता है। क्लियर हो गया? तो पार्ट 5 जो है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव, और यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से ऑफिसर्स रहते हैं? यू हैव president, then we have vice president, then we have prime minister, then we have council of ministers, and in the last we have attorney general of India. Clear हो गया? Next question. If the finance minister fails to get the annual budget passed in the Lok Sabha, the prime minister is expected to. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर सपोज करिए हर साल बजट पेश किया जाता है। अब मैं आपको एक और टास्क दे रहा हूं यहाँ पे कि आपको डेट बतानी है कि किस डेट को हर साल किस तारीख को बजट प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। आसान सा क्वेश्चन है, पर आपको कमेंट करके बताना है वो कौन सी तारीख है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलिए आते हैं इस पर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर सपोज करिए फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रेजेंट किया और किन्हीं कारणवश जो बजट है वो ना पास हो पाया, पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया, तो उसके बाद क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? कंपेल द फाइनेंस मिनिस्टर टू रिजाइन। क्या वो कहेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर आप रिजाइन कर दीजिए? सबमिट द रेजिग्नेशन ऑफ हिज हर कैबिनेट, रिफर इट टू द जॉइंट सेशन, फॉर्म अनदर कैबिनेट विद डिफरेंट मेंबर्स। तो इसका आंसर है कि सबमिट द रेजिग्नेशन ऑफ हिज हर कैबिनेट। यानी कि अगर बजट अगर प्रेजेंट हो रहा है, बजट या आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी बोला जाता है, ठीक है? तो अगर बजट नहीं आया और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है तो बोथ द टर्म्स हैव सिमिलर मीनिंग। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर सपोज करिए कि ये चीज बजट पेश किया गया और बजट नहीं पास हुआ पार्लियामेंट में, तो क्या होगा? फिर उसके बाद ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन देंगे अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। यानी कि सरकार जो है, जो मेजॉरिटी सरकार एंजॉय कर रही है, वो लूज कर जाएगी। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब बजट पेश होता है, बजट अगर पास नहीं हुआ, किन्हीं कारणवश अगर बजट पास नहीं हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर उसके बाद क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन देंगे अपने साथ। क्लियर हो गया? इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजट को पास करना। बजट का एक और टर्म, सिमिलर टर्म रहता है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको भी ध्यान रखिएगा। और 21 आर्टिकल में यह है आपका अंडर आर्टिकल 112। कभी कभी डायरेक्ट आर्टिकल्स भी पूछ लेते हैं, कभी कभी डायरेक्ट आर्टिकल्स पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इन सब आर्टिकल्स को भी आप ध्यान में रखा करिए। क्योंकि कमेंट्स में मैंने आप लोग के 1-2 कमेंट्स देखे थे कि आप लोग कह रहे थे कि आर्टिकल्स को भी साथ में कराते रहा करिए, तो मैं आर्टिकल्स बताते चला जा रहा हूं। अगर आप लोग कहेंगे तो एक सेपरेट आर्टिकल की वीडियो ही मैं बना दूंगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं। पर अगर आप उसको ज्यादा मात्रा में कमेंट करेंगे तो जरूर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। खैर, तो ये है, अगर बजट पास नहीं हुआ तो जो कैबिनेट मिनिस्टर है या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर आपके रेजिग्नेशन करेंगे, रिजाइन करेंगे। तो इस वजह से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बजट अगर पेश हुआ है तो बजट को पास होना। क्लियर हो गया? बजट की जगह आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी सिमिलर टर्म है। और किस आर्टिकल के तहत है? इट इज अंडर आर्टिकल 112। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन यूनियन इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ये सब सेम ही है, तो ये कहां पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये आपके डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लोकसभा में कई बार क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, कुछ ज्यादा इसमें खास लॉजिक नहीं है। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन आर रिस्पॉन्सिबल टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अभी मैंने बताया कि बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट अपॉइंट एनी वन एज यूनियन मिनिस्टर नॉट रिकमेंडेड प्राइम मिनिस्टर। देखिए क्या होता है, जो यूनियन मिनिस्टर, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, ठीक है? उसके बाद जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनको कौन रिकमेंड करता है? उनको रिकमेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। तो ये साइकिल होती है, सबसे पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, फिर प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे कि ये पर्सन जो है, पर्सन एक्स हो गया, पर्सन वाई हो गए, ये हमें यूनियन मिनिस्टर्स की तरह चाहिए, तो वो रिकमेंड करेंगे, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स को। क्लियर हो गया? तो पहला स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि इस तरह के कंफ्यूजिंग वाले स्टेटमेंट एग्जाम में आप लोग जल्दबाजी में टिक करके आ जाते हो। इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं
कि बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट नहीं, ओनली टू लोकसभा। एंड अगर इसकी बात की जाए तो यूनियन मिनिस्टर्स कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? यूनियन मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, पर उन्हें रिकमेंड कौन करता है? उन्हें रिकमेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। क्लियर हो गया? आसान सा स्टेटमेंट है, कोई खास लॉजिक नहीं है इसमें, पर ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चंस ना मैं बार बार इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है और बहुत ज्यादा फैक्चुअल भी नहीं है, पर क्या होता है ना कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन मिस आउट कर जाते हैं, इसलिए मैं बार बार आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं कि आप लोग का क्विक रिवीजन भी होता चले, क्योंकि अब मार्च ऑलमोस्ट, आज 2 मार्च है, तो मार्च की शुरुआत हो गई है। इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस होकर तैयारी करनी है। जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो उतने क्वेश्चंस लगाओ, और कॉन्सेप्ट्स, जितने आप कॉन्सेप्ट्स उठा सकते हो, जितने आप रिवीजन कर सकते हो उतना करो, क्योंकि इस समय अभी मेंस पे फोकस मत रखिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ लीजिए तैयारी होनी चाहिए ओनली प्रीलिम्स स्पेसिफिक। प्रीलिम्स एक बार हो जाएगा, आपको अगर लग रहा है कि मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा हूं, देन यू हैव टू स्विच टू मेंस प्रिपरेशन। ये होती है प्रॉपर जो उसे कहते हैं साइकिल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कह रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री द सेंसस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन फंक्शनिंग ऑन अ परमानेंट फुटिंग सिंस 1961। कह रहा है कि सेंसस होता है ना, सेंसस क्या होता है? मतलब जनगणना, ठीक है, काउंटिंग होती है ना पॉपुलेशन की, हर 10 साल में आपका सेंसस होता है। लास्ट सेंसस आपका कब होता है? लास्ट सेंसस आपका 2011 में हुआ था, 2021 में ड्यू था, पर इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे एनआरसी को लेके, एनपीआर को लेके, ठीक है, नेशनल परमानेंट रेसिडेंट, ये सारी चीजें हुई थी, तो 2021 में ड्यू था। कोविड की वजह से ये जो सेंसस एक्सरसाइज है ये आपकी पोस्टपोन हो गई। अभी बोला गया है कि शायद सितंबर 2023 में शायद इसकी जो एक्सरसाइज है उस पे ये होगा कि शायद शुरू किया जाए, और इसी वजह से आपने कुछ आर्टिकल्स हिंदू में पढ़े होंगे कि ये बोला जा रहा है कि जो सेंसस एक्सरसाइज है इसको जल्द से जल्द कंडक्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए सेंसस एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि किस मिनिस्ट्री में आते हैं सेंसस की अगर बात करें तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर होती है, ये आपका सेंसस कंडक्ट कराती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। अब सेंसस इंपॉर्टेंट क्यों है? जनगणना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए हर साल जनगणना इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि हमें एग्जैक्ट डेटा मिलता है, हमें एग्जैक्ट डेटा मिलता है कि हम एक डेकेड में कितना ज्यादा इंप्रूव हुए, कितनी ज्यादा, अगर हम बात करें कि जो लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं इस रेशियो में कितना ज्यादा इंप्रूव हुआ, जो सोशल स्कीम्स निकाली जा रही है इनकी जो बेनिफिशियरीज हैं, हर स्कीम में कोई ना कोई बेनिफिशियरीज होता है ना, हर कोई स्कीम में कोई ना कोई बेनिफिशियरीज होता है, तो इस बेनिफिशियरीज का एग्जैक्ट डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या होता है अगर आप पुराने सेंसस पे आप नई सोशल स्कीम्स अगर डालते रहोगे तो आप बेनिफिशियरी तो वही की फ्रीज हुआ है बेनिफिशियरी, पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ये नंबर भी तो बढ़ रहा होगा ना, पर सेंसस है नहीं, सेंसस अपडेटेड है नहीं, तो इस वजह से क्या हो रहा है जो सोशल स्कीम है, जो उसका एरिया है, जो एम्बिट है, वो कहीं ना कहीं कम हो जा रहा है, जो बहुत से लोग छूट जा रहे हैं क्योंकि वो सेंसस में है ही नहीं। तो इस वजह से सेंसस बहुत ज्यादा जरूरी है, और खुद से हमें पता चलता है कि हमारी एक डेकेड की क्या ग्रोथ रही है, हम कितना ज्यादा पॉवर्टी को कंट्रोल कर पाए, हम कितना ज्यादा हाउसिंग प्रोवाइड करवाए, जो हमारी स्कीम्स आई हैं 10 साल में, जितनी भी सोशल स्कीम्स आई हैं, जो टारगेटेड बेनिफिशियरीज थे वो कितना ज्यादा उस स्कीम से इंप्रूव हुए, अगर स्कीम नहीं पहुंच पाई, ठीक है, नहीं पहुंच पाई तो किन वजह से नहीं पहुंच पाई, ये सारी चीजें आपको सेंसस का डेटा जब मिलता है ना, जब इंप्रूव्ड सेंसस डेटा मिलता है तो हम उस पे जो सरकार है उस पर फिर डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से बना सकती है, इसलिए वजह से सेंसस बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हमारा जो सेंसस चला वो 2011 वाला ही है, तो इस वजह से कई सारी जो स्कीम्स आती हैं उनमें वही लोग हैं जो 2011 के हिसाब से डेटा में हैं, पर भाई 12 साल हो गए ना, 12 साल में पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है, तो एम्बिट बढ़ा होगा, पर हम जो डेटा यूज करें वो अभी भी 2011 सेंसस का यूज करें, इस वजह से काफी ज्यादा, अगर आप आर्टिकल्स देखे हो, हिंदू अगर आप पढ़ते हो रेगुलरली, द हिंदू अगर पढ़ते हो तो उसमें ये कुछ आर्टिकल्स भी आए थे कि सेंसस को जल्द से जल्द, जो सेंसस एक्सरसाइज है वो जल्द से जल्द कराना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ पॉपुलेशन को गिनना नहीं है कि हम 10 साल पहले इतने करोड़ थे अब हम इतने करोड़ हो गए, ये एक अलग चीज है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बेनिफिशियरीज हैं, जो सोशल स्कीम्स के बेनिफिशियरीज हैं, उनका एग्जैक्ट डेटा क्या है, ठीक है, और फिर हम स्कीम्स में क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं, अगर नंबर बढ़ा है तो किस तरह से हम स्कीम को बढ़ा सकते हैं, अगर नंबर घटा है तो किस तरह से हम स्कीम को थोड़ा कम कर सकते हैं। इस वजह से सेंसस एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सिर्फ पॉपुलेशन या जनगणना के हिसाब से मत सोचिएगा, ये एक ओवरऑल गवर्नेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए, एक प्रॉपर गवर्नेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए, एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग आप कब करोगे, आप डिसीजन मेकिंग कहीं भी, अगर आप सपोज करिए आप कहीं भी हैं, आपके पास पावर है कि आपको डिसीजन लेना है, आप डिसीजन कैसे लोगे? ऑन द बेसिस ऑफ डेटा,
तो डेटा अगर अपडेटेड नहीं है तो डिसीजन मेकिंग आपकी वही पुराने डेटा पे चलती रहेगी। इस वजह से सेंसस एक्सरसाइज को सिर्फ इस तरह से मत जोड़िएगा कि ये सिर्फ एक पॉपुलेशन या हमको जोड़ना है कि हम कितनी हमारी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है। It's very important for governance, it's very important for decision making, good decision making, and it's very important for the administrative purposes. So that's why census exercise is very very important. अब उम्मीद ये है कि सितंबर 2023 में होम मिनिस्ट्री का ये स्टेटमेंट आया था कि इस पे हम सेंसस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं, उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो और नए फ्रेश डेटा जो है वो हमारे सामने आए। क्लियर हो गया? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म? अब इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 4 पर्संस के नाम दिए हुए हैं। यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म? तो इसका आंसर है मनमोहन सिंह। अब देखिए मैं आपको बताता हूं क्यों। अब यही मैं बताता हूं ना, ये सीरीज हमारी जो पॉलिटी की है वो डिफर्ड क्यों है, ये आपको आंसर बता के आगे बढ़ जाते हैं जहां भी कोई भी ये रहता है। पर हमारा क्या सिस्टम है? हमारा सिस्टम ये है कि क्वेश्चन के पीछे ये क्वेश्चन का आंसर ये है, पर ये आंसर क्यों है हम ये डिकोड करते हैं। इस वजह से सीरीज में आपको मैं बार बार बता चुका हूं, जहां पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वहां पे मैं आपको समझाता हूं। कुछ जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उसमें जहां पे कोई भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है तो आपको वो क्वेश्चन भी रिवीजन हो जाता है और आपके फैक्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं। इस वजह से ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पिछले इस वीडियोस आए हैं जो आपने नहीं देखे अगर, तो उसे जरूर से देखिएगा, क्योंकि वो जरूर आपकी प्रिपरेशन में, कोशिश मैं यही करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन में जब भी आप कोई वीडियो देखें, हमारा जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, हर वीडियो के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चले। तो क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म? तो इसका आंसर है मनमोहन सिंह जी। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए 1991 से पहले, ठीक है, 1991 से पहले इंडिया क्या था? इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। ठीक है, इंडिया इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, बाहर से बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं होता था, ग्लोबलाइजेशन के हम पार्ट नहीं थे, तो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। पर 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ और हमारे पास मुश्किल से, मतलब जो फॉरेक्स रिजर्व में पैसे थे, जो विदेशी मुद्रा था, बहुत ज्यादा कम हो गया था। हमारे पास इंपोर्ट करने के बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उस दौरान एक स्कीम आई जिसका नाम था एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यह आया था आपका 1991 में। उसके बाद से जो इंडिया की इकोनॉमी है, जो इंडिया की ग्रोथ है, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, क्योंकि क्या हुआ, हम एक ओपन इकोनॉमी की तरफ आ गए। ठीक है, हम ओपन इकोनॉमी की तरफ आ गए। और ये आइडिया जो एलपीजी रिफॉर्म्स का, वो किसने दिया था? वो दिया था मनमोहन सिंह जी ने। उस वक्त यही फाइनेंस मिनिस्टर थे और इन्हीं का ये प्लान था कि अब हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। इंडिया की इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है तो अब हमें रिफॉर्म करने होंगे। और 1991 में ये रिफॉर्म्स हुए थे। और जब 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई, ठीक है, 21st सेंचुरी यानी कि जब 2000 का एरा स्टार्ट हुआ, तभी से ये बोला जाने लग गया था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है अब वो ग्रो करती चली जाएगी। एंड दिस सेंचुरी यानी कि द 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू एशियन कंट्रीज एंड स्पेशली टू इंडिया एंड चाइना। अब चाइना, यहाँ पे चाइना की ये मूर्खता है, मैं कहता हूं कि अगर चाइना और इंडिया साथ में मिलके ये चीज करते, साथ में अगर ग्रो होते, तो आज एशिया पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहा होता। पर एशिया में सबसे बड़ा इशू यही है कि चाइना इंडिया को अपना कॉम्पिटिटर समझता है, तो हमेशा वो इंडिया से फ्रेंड रिलेशंस डेवलप ही नहीं कर सकते। इस वजह से इससे क्या होता है कि एशिया जो है कहीं ना कहीं पीछे ही है, और जो वेस्टर्न डोमिनेंस है उनका कहीं ना कहीं अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेंस जो है वो बना ही हुआ है। तो एलपीजी रिफॉर्म्स आपके 1991 में हुए थे। क्या रिफॉर्म्स का एजेंडा था? एजेंडा ये था कि इंडिया की जो क्लोज्ड इकोनॉमी है उसे ओपन इकोनॉमी में लेके आना है, ताकि जो ग्रोथ है इंडिया की वो बहुत ज्यादा बढ़े। और 21st सेंचुरी आते आते 2000 का जब स्टार्ट हुआ तो फिर डबल डिजिट या जो ग्रोथ है उस तरह की ग्रोथ स्टार्ट होने लग गई, डेकेडनल ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। और इस वजह से बोला जाता है कि जो इंडियन इकोनॉमिक के रिफॉर्म के फादर हैं वो कौन है? मनमोहन सिंह जी हैं। तो एलपीजी रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट आता है, पर मैंने आपको एक फेयर आइडिया दे दिया कि ये जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये किस तरफ हम लोग बढ़े। पहले हम एक क्लोज इकोनॉमी थे, फिर जब ये रिफॉर्म हुआ तो उसके बाद हम एक ओपन इकोनॉमी की तरफ चले गए। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हो गए, ट्रेडिंग का पार्ट हो गए, ये सारी चीजें। तो इस वजह से मनमोहन सिंह जी को एक फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म कहा गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो इसका आंसर आर्टिकल 75 है। आर्टिकल 75 से आपके अपॉइंट किए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड रिमूव भी आपके इसी आर्टिकल का यूज करके किया जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट्स द साइज ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज जो है,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज है वो किस अमेंडमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया गया था, तो वो अमेंडमेंट है आपका 91st अमेंडमेंट। अब देखिए इशू क्या था, इस अमेंडमेंट से पहले क्या होता था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें बहुत सारे लोग आ जाते थे, क्योंकि कोई लिमिट नहीं थी, तो हर आदमी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होता चला जा रहा है। तो इस वजह से इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या किया गया कि 91st अमेंडमेंट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी साइज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और 15% कितना रिस्ट्रिक्ट किया गया, 15% ऑफ द टोटल हाउस। ठीक है, जो टोटल जो हाउस है, जो हाउस की मेंबरशिप है उसके 15% ही आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पार्ट हो सकते हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है किस अमेंडमेंट से हुआ था आपका 91st अमेंडमेंट एक्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है पर ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इस वजह से देखिए जो डायरेक्ट क्वेश्चंस मैं वही इंडक्ट किया हूं जो आपके एग्जाम्स में डिफरेंट पीएससीज में कई बार पूछे गए, और इस तरह के क्वेश्चंस हर बार आते हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चंस तो मिस नहीं ही करने, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि इफ यू वांट टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, आप वैसे क्वेश्चंस गलत नहीं कर सकते हैं जो सब सही कर रहे हैं। तो वैसे क्वेश्चन तो बिल्कुल सही करने हैं जो सब सही कर रहे हैं, और वैसे क्वेश्चन सही कर देने हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, आपके अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करके, जो बहुत कम लोग सही कर रहे हैं। तो आपका आराम से एग्जाम जो है वो कोई भी एग्जाम आप आराम से क्लियर कर सकते हैं अगर ये स्ट्रैटेजी आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस कैन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया मूव? नो कॉन्फिडेंस मोशन है, सेंसियर मोशन है, एडजर्नमेंट मोशन है, या कॉन्फिडेंस मोशन। तो इसमें ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशन कैन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि सरकार की बात हो रही है ना, सरकार कौन सा मोशन जो है वो रिजॉल्व कर सकती है या रेस कर सकती है, तो इसका आंसर आपका कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, यानी कि अगर सरकार को लग रहा है, जो फ्लोर टेस्ट का आप नाम सुनते हो ना, फ्लोर टेस्ट क्या होता है, आपने कई बार नाम सुना होगा फ्लोर टेस्ट क्या होता है? फ्लोर टेस्ट एक तरह का ये टेस्ट होता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी मेजॉरिटी अभी भी पार्लियामेंट में है, हाउस में है कि नहीं, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो या आपकी पार्लियामेंट की बात हो। तो इस वजह से विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये सरकार के द्वारा बोला जा रहा है, तो इस वजह से कॉन्फिडेंस मोशन है। तो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि सरकार तो यही चाहेगी ना कि उनकी जो मेजॉरिटी है, जो कॉन्फिडेंस है उनका हाउस में वो बना रहे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई मोशन अगर रेस करें तो कौन सा होगा, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन तो नहीं करेंगे, अपनी सरकार खुद से तो गिराएंगे नहीं, सेंसर मोशन भी नहीं करेंगे, एडजर्नमेंट मोशन भी नहीं करेंगे, वो कौन सा करेंगे, वो करेंगे आपका कॉन्फिडेंस मोशन। क्लियर हो गया? अब इन 3 मोशंस के बारे में देख लो, मैं सिर्फ आपको एक कॉन्फिडेंस मोशन बना के आगे नहीं बढ़ूंगा। बार बार आपसे कहता हूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं उनको भी बताता चल रहा हूं। तो कॉन्फिडेंस मोशन आपको बता दिया, कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनको ये दिखाना है कि अगर उनकी जो मेजॉरिटी वो मेंटेन है तो वो क्या कौन सा टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट करेंगे आपका कॉन्फिडेंस मोशन टेस्ट। क्लियर हो गया? नो कॉन्फिडेंस टेस्ट क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशंस के द्वारा जो है, अपोजिशन पार्टीज के द्वारा जो है वो रेस किया जाता है, और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो सरकार, वो उनकी जो मेजॉरिटी वो लूज हो जाती है, और जो प्राइम मिनिस्टर उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। क्लियर हो गया? अब सेंसर मोशन क्या होता है और एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो अगर हम सेंसर मोशन की बात करें और नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें, तो ये दोनों ऐसे टूल हैं, ये दोनों एक ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो पार्लियामेंट्री सेशन है ना उसे कंट्रोल में, उसको जो पार्लियामेंट है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स जो है वो चल सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल, जो भी रूल प्रिस्क्राइब्ड हैं कि जिस तरह से पार्लियामेंट को रन किया जाता है, तो उन टूल को, वो जो टूल्स है वो कौन देखते हैं, वो आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन। तो दोनों का काम यही है कि जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स चल सके, पर कुछ डिफर कर जाते हैं। क्या डिफर कर जाते हैं मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम सेंसर मोशन की बात करें तो ये एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर भी रेस किया जा सकता है, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर रेस किया जा सकता है, कोई सरकार की पर्टिकुलर स्कीम पे, कोई सरकार की पर्टिकुलर स्कीम के चलते रेस किया जा सकता है। सपोज करिए कोई स्कीम है, कोई स्कीम में कुछ ऐसी चीजें आई हैं कि बेनिफिशियरीज तक नहीं पहुंच पा रहा है, या उसमें कुछ भी ऐसा कुछ स्कैम है, कुछ भी है, तो उसके चलते उस स्कीम पर जो है सेंसर मोशन रेस किया जा सकता है, और ये पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर भी रेस किया जा सकता है। पर डिफर ये करता है, डिफर इसमें ये कर जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन से, कि सेंसर मोशन अगर पास भी हो रहा है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल नॉट रिजाइन। ठीक है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर विल नॉट रिजाइन। ठीक है, वहीं अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास होता है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन में।
सेंसर मोशन में यह है कि एक इंडिविजुअल पर्सन पे भी लगा सकते, इंडिविजुअल मिनिस्टर पर भी रेस किया जा सकता है, कोई पर्टिकुलर सरकार की किसी पर्टिकुलर स्कीम पे रेस किया जा सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर भी रेस किया जा सकता है। पर सेंसर मोशन की अगर बात करें, सेंसर मोशन की अगर हम बात करें तो इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन नहीं करते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल नॉट रिजाइन इन केस इफ सेंसर मोशन passes, but in case of no confidence motion, if it is passed by majority, the council of ministers will have to resign। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको या तो नोट कर लीजिएगा या तो अगर मैंने जो बोला है उसको एक दो बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि इस तरह के मोशंस के क्वेश्चंस जो है वो आते ही आते हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन लगभग वो दो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो पार्लियामेंट का सेशन है वो एक रूल के अकॉर्डिंग चले, ठीक है, रूल बेस्ड जो है वो चले, जिस तरह से जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं उस हिसाब से पार्लियामेंट्री सेशन चले। डिफरेंस ये है कि सेंसर मोशन में जब सेंसर मोशन रेज होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल नॉट रिजाइन, एंड इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इफ इट इज पास्ड बाय मेजॉरिटी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल हैव टू रिजाइन। दैट्स द ओनली बेसिक डिफरेंस एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो इसको या तो समझ लेना या तो नोट डाउन कर लेना। क्लियर हो गया? अब एडजर्न मोशन की बात करते हैं। एडजर्नमेंट मोशन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अब देखिए एडजर्नमेंट मोशन की अगर बात करें तो ये सिर्फ आपका लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, सबसे पहले तो यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडजर्नमेंट मोशन की अगर बात करें तो सिर्फ आपका एडजर्न आपका लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इसके पीछे अगर ये रेज हुआ है, ये मोशन, जैसे एडजर्नमेंट मोशन की अगर हम बात करें, एडजर्नमेंट मोशन की बात करें और अगर ये रेज हुआ है और इसको पास होना है तो इसके लिए एटलीस्ट 50 मेंबर्स, ठीक है, 50 मेंबर्स पहले इसको सपोर्ट करेंगे। अगर 50 मेंबर्स से कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपका एडजर्नमेंट मोशन को तो ये मोशन जो है वो पास ही नहीं होगा, रेज ही नहीं होगा, इसका ये आएगा ही नहीं, ठीक है, लागू नहीं हो सकता है। तो पहले 50 मेंबर्स पास करेंगे, उसके बाद जो है आपका एडजर्नमेंट मोशन रेज होता है। अब एडजर्नमेंट मोशन जो है ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम हो गया, ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है जो कि आपका पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका ध्यान, सरकार का ध्यान इस पर्टिकुलर इशू पे लेके आना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस वक्त आपका, उस कंडीशन में आपका एडजर्नमेंट मोशन जो है वो एडजर्नमेंट मोशन जो आपका पास किया जाता है या रेज किया जाता है। सो एनी मैटर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, तो सरकार का ध्यान लाने के लिए उस पर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ध्यान लाने के लिए उस पर एडजर्नमेंट मोशन जो है वो रेज किया जाता है। कहां रेज किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में रेज किया जाता है, और कंडीशन ये है कि अगर इसको रेस करना है तो इससे पहले 50 मेंबर्स इसको सपोर्ट करेंगे। क्लियर हो गया? चारों मोशंस के बारे में आपको बता दिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, एडजर्नमेंट मोशन एंड कॉन्फिडेंस मोशन। अब आपको इन चारों चीजों में आई होप कि अब आपको डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट्स में ही, कमेंट्स को मैं देखता हूं, फिर उन कमेंट्स के जो कोई भी डाउट रहते हैं वो मैं कोशिश करता हूं कि जो नेक्स्ट क्लास हो उसको मैं उसको रिजॉल्व कर दूं। क्लियर हो गया? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, ऑब्वियसली बात है जब अपॉइंट किया जा रहा है आपका प्रेसिडेंट के द्वारा तो उन्हीं के प्लेजर पे रहेंगे। तो प्रेसिडेंट आसान सा क्वेश्चन है, मैंने आपको ये बताया कि कुछ जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ इजी क्वेश्चंस में रखता हूं, क्योंकि हर समय हर चीज हार्ड क्वेश्चंस ही न रखें ऐसा जरूरी नहीं है, आपको लाइफ में कुछ इजी रास्ते भी अपनाने चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड अटैच्ड ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, ये पूछ रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री का पार्ट होता है। कभी कभी इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं कि किस मिनिस्ट्री का पार्ट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो इसलिए ये सब ध्यान रखिएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ऑब्वियसली बात है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? वो आता है आपका, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। तो ऑब्वियसली आसान सा क्वेश्चन है भाई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, हमारे हेरिटेज साइट्स हैं, उनको कंजर्व करने की जिम्मेदारी किसकी है? उनको कंजर्व करने की जिम्मेदारी आपकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हमारा जो कल्चर है, जो हमारा रिच डाइवर्सिफाइड कल्चर है और जो इतने पुराने सालों से कल्चर चला आ रहा है उसको कंजर्व करने की जिम्मेदारी किसके पास है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड दैट इज एन अटैच्ड बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, देखते क्या है। आसान सा क्वेश्चन है भी, द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। कई बार बता चुका हूं, पूरी तरीके से असर्शन सही है।
द मेंबर्स ऑफ बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू द मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अच्छा, आप ये देखिएगा कि अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात आ रही है, यानी कि सरकार बनाने की अगर बात हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि सारे मिनिस्टर्स या जो सारे मेंबर्स हैं वो लोकसभा से ही हो, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं, दोनों हाउसेस से हो सकते हैं। तो सिर्फ ये मत सोच लीजिएगा कि इलेक्शन हो रहा है तो लोकसभा वाले ही सिर्फ जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे, ऐसा नहीं है। Ministers, the members of both the houses of the parliament are eligible to be the minister, to be as ministers in the union government। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या आता है, कंफ्यूजन क्या आती है कि असर्शन भी सही और रीजन भी सही। अब क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन आती है इन दोनों में कि क्या आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मैंने कई बार आपको बताया कि अगर आपको ये चेक करना है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो हमेशा रीजन को इस तरह से पढ़ा करो कि क्या एक दूसरे से अलाइन हो रहा है, क्या अलाइन नहीं हो रहा है, ये एक अलग सही स्टेटमेंट है, ये एक अलग सही स्टेटमेंट है। तो इस हिसाब से दोनों सही स्टेटमेंट है, पर अगर आर जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि एक ये अलग स्टेटमेंट सही है, रीजन इज अलग स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, दोनों एक दूसरे से अलाइंड नहीं कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है, या एक इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि रीजन असर्शन में क्या रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। मैं कई बार आपसे बताया हूं कि रीजन को उस तरह से पढ़ा करो कि ये समझ में आया करे, अच्छा ये रीजन जो है वो असर्शन से अलाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरह से आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है असर्शन का। क्लियर हो गया? तो ये आज के वीडियो का लास्ट सेशन था। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप सेशन एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आपको अच्छे से एक बार तैयारी करनी है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट पीएससीज हो, दोनों का कॉम्बो की मैं बात कर रहा हूं। यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीएससीज एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही सेफ ऑप्शन भी रहता है, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हो, साथ ही साथ स्टेट पीएससीज भी कर रहे हो। तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आप स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाकर स्टडी IQ के कोर्स में एनरोल कर सकते हो। पर गलती से ये प्राइस मत दे देना, ये प्राइस मत दे देना। अगर कोड लगा दोगे मेरा RS लाइव, तो आपको सेम कॉम्बो कोर्स, और ये मैं कॉम्बो कोर्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ यूपीएससी या सिर्फ स्टेट पीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, कॉम्बो कोर्स है यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों के। एंड इफ यू अप्लाई RS लाइव देन यही सेम कोर्स आपको 21,999 का मिल जाएगा। तो अगर स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाना तो गलती से ये प्राइस, सिमिलर प्राइस मत दे देना। कूपन कोड में मेरा कोड लगा देना RS लाइव, ठीक है। RS तो नाम याद रहेगा ही, पर वो RS नहीं है, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है RS लाइव। तो इसको अगर अप्लाई करोगे कूपन कोड में तो सेम कोर्स आपको, सेम कॉम्बो कोर्स आपको 21,999 में मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट हुआ करे आपके, वो कमेंट में जरूर पिन डाउन किया करें, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि कमेंट्स को मैं मॉनिटर करता हूं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।